1 जुलाई से एक देश एक टैक्स हकीकत बन जाएगा। तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। पिछली बैठक में जीएसटी काउंसिल ने 66 आइटम्स पर रेट में कटौती कर दी है। ज्यादातर आइटम्स पर सुधार करते हुए टैक्स रेट एक स्लैब नीचे खिसका दिए गए हैं, लेकिन कुछ आइटम जैसे कि नमक पर टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम की सीमा को भी बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। ये एक तरह से एक संकेत भी है कि जीएसटी जैसे विशाल रिफॉर्म की राह में खुले दिमाग से चलने की जरूरत है। लेकिन अब सरकार आगे क्या और कैसे करने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डेलॉयट के सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस एमएस मणि साहब और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मणि साहब, हमने देखा कि सरकार से अलग अलग तरीके के संकेत बीच में आते रहे। एक बार बोला गया कि फ्लेक्सिबल हैं, हम फिर से सारे रेट्स पे विचार करेंगे, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि रेट्स एक बार तय हो गए तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि 66 वस्तुएं या सेवाएं जिनमें थी उनमें रेट में बदलाव किया गया। नमक पे 0 कर दिया गया, बाकी में जो स्लैब थे घटा के नीचे ले आए गए। तो इसे हम माने कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर भले ही वक्त वक्त पे कुछ भी कहती हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है और आगे इस तरह की चीजें अगर अप्रोच की जाती हैं तो हम और भी होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से सरकार अगर फ्लेक्सिबल है और इस स्टेज ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे भी इंडस्ट्री की आवाज़ सुन रही है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत वेलकम साइन है। और इसकी वजह से अभी जिन आइटम्स के ऊपर रेट की कटौती की गई है, वो सारे आइटम्स को आप अगर देखते हैं तो 2 चीज़ें एविडेंट हैं उस पर। पहली बात यह है कि उन सारे आइटम्स के ऊपर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ रही थी। मतलब जो आउटपुट है उसके ऊपर जो टैक्स थी वो इनपुट के टैक्स से कम थी। कुछ और चीज़ें हैं उसमें जिसमें आइटम्स जो थी वो इर्रेशनल थी मतलब उसके जैसे जो सिमिलर आइटम्स हैं उन आइटम्स के ऊपर रेट कम थी। तो जो सरकार ने अभी रेट की कटौती की है 66 आइटम्स के ऊपर, मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें इंडिकेट करती हैं। पहली बात यह है कि जो पहले की रेट फिक्सेशन हुई थी उस रेट फिक्सेशन के बेसिस पे जो रेट्स डिसाइड की गई थी उसको सरकार रीलुक करने के लिए रेडी है। दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि अभी भी अगर और कुछ आइटम्स हैं जिसके ऊपर कहीं पर भी किसी को रेट के बारे में कोई जेन्युइन शिकायत है कि जो रेट है उसने एग्जिस्टिंग टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया है या एग्जिस्टिंग टैक्सेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी वक्त है उसको चेंज करने का। और इंडस्ट्री को सरकार को अप्रोच अभी से करना चाहिए लॉजिक के साथ में कि ये क्यों रेट कम ज़्यादा है और क्यों कम रखने की ज़रूरत है। इसको विश लिस्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस यही चाहेगा कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रेट्स कम हों। पर अगर कोई लॉजिक है, अगर जस्टिफिकेशन है पिछले रेट्स के मुकाबले में या सिमिलर प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, तो शायद ये सही वक्त है सरकार को अप्रोच करके अपने केस प्रेजेंट करने के लिए। राइट। शरद कोहली साहब, अगर हम आइटम्स में से कुछ ऐसे आइटम्स की बात करें जिनका जो असर है वो बड़े मास पर पड़ता है, ज्वेलरी मेकिंग हो गई, ऑटो इंसिलरी हो गई। ज्वेलरी मेकिंग में 18 से घटाकर 5 कर दिया गया, इसी तरह ऑटो इंसिलरी में भी किया गया। तो आपको क्या लगता है, अब जब ये दरें तय कम कर दी गई हैं अपनी तय दरों से, तो इसका फायदा इंडस्ट्री को भी होगा और डेफिनेटली उन्हें होगा तो लोगों को भी होगा? देखिए, जो रेट्स में डाउनवर्ड रिवीजन विपिन किया गया है वो नेचुरली इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन, ट्रेड एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास करीब 133 आई हुई थी, जिसमें से उन्होंने 66 को स्वीकार किया। पर इसमें देखिए, मेरा ये मानना है विपिन के कुछ इसमें मुझे भावात्मक भी लगता है जो रैशनलाइजेशन की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी और ऐसे कई आइटम होंगे जिसमें रेट्स की फेरबदल की ज़रूरत है, पर फिर भी इसमें कुछ मुझे थोड़ा भावपूर्ण भी नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, मैं आपको 3-4 इसके उदाहरण दे देता हूं। जैसे कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि एक आम आदमी के उपयोग के नहीं है, उस पे भी विपिन रेट्स कम किए गए। अगर मैं लिस्ट देखूं जो 66 आइटम्स की है विपिन, तो उसमें से एक काजू है, तो काजू को घटा के 12% से घटा के 5% कर गया है। ऐसे ही किशमिश को 12% से घटा के 5। तो मैं ये नहीं मानता कि काजू किशमिश एक आम प्रयोग की चीज है, बहुत महंगी आइटम है और यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उसके अलावा हम देखें तो सैलेड ड्रेसिंग और मेयोनीज पे रेट कम कर दिया गया है।
काजल पेंसिल्स पे रेट कम कर दिया गया है। तो इन चीजों पे सरकार ने क्या सोच के, नेचुरली कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन वहां अवश्य आई होगी, पर इसमें सरकार को देखना है बजाय इन आइटम्स का रेट कम करने के, अभी 1 या 2 मीटिंग्स और होंगी। एक तो संडे की फिक्स है ही है, हो सकता है इसके बाद एक आध मीटिंग और भी हो 1 जुलाई से पहले। तो सरकार को चाहिए कि बजाय ऐसे आइटम्स को छांटने के जो कि आम प्रयोग के नहीं है, सैलेड ड्रेसिंग, मेयोनीज, काजल पेंसिल, काजू किशमिश, ये आम प्रयोग की चीजें नहीं है, तो अगर इस पे वो 18 या 28% रहने भी देते तो इतना असर होने वाला नहीं था, ना इस पे कोई इतना हाहाकार मचने वाला था। ज्यादा जरूरत उन आइटम्स को रैशनलाइज करने की है जो कि आम कंजम्पशन के हैं, पब्लिक कंजम्पशन के हैं, मास कंजम्पशन के आइटम्स है। अगर इसकी बजाय, क्योंकि देखिए जो ओवरऑल जब रेट घटाए जाते हैं तो टैक्स इंपैक्ट, जो ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन है, आप उसको लेके चलते हैं। वो रेवेन्यू कलेक्शन को अगर वहां बचा के दूसरी चीजों में बेनिफिट पास ऑन किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। बाकी मैं इस बात से सहमत हूं कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। मेरा तो ऐसा मानना है विपिन कि 1 जुलाई के बाद भी ऐसा नहीं है कि काउंसिल फिर 31 जून के बाद कभी नहीं मिलेगी। 1 जुलाई के बाद भी काउंसिल मिलती रहेगी और मिलके लॉन्च होने के बाद भी रेट्स में रैशनलाइजेशन, क्योंकि सरकार को जो उसका एक्चुअल इफेक्ट पता लगेगा, जो एक्चुअल कलेक्शन पता लगेगी, वो इंप्लीमेंटेशन के बाद पता लगेगी। तो बाद में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि रेट्स में रैशनलाइजेशन आ सकता है। पर यह बात बहुत जरूरी है कि मास कंजम्पशन की आइटम्स पे ध्यान दिया जाए, बजाय लग्जरी आइटम्स के या बहुत अनकॉमन या कुछ सिलेक्टेड लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको छेड़ाखानी करने की मेरे ख्याल विपिन जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया यहाँ आपने। लेकिन एक और जो बड़ी चीज आई है वो मैं समझता हूं कि मणि साहब, जो कंपोजिशन का लिमिट था उससे बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। लगता है आपको कि इससे बहुत बड़ा दायरा अब इसके अंदर आ जाएगा? कैसे समझें इस पूरे कदम को, कि क्या सरकार को इससे थोड़ा लॉस होगा या ये बेहतरी के लिए किया है? क्योंकि 75 लाख, 50 से 75 पहुंचते तो और जो ऐसे छोटे मोटे कारोबार हैं जहां पर शायद अभी जरूरत नहीं है इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डालने की, वो लोग एक फ्लैट रेट पे काम करेंगे। देखिए, जहां तक कॉम्पोजिशन लिमिट का सवाल है, सरकार के पास पावर्स हैं कि वो कॉम्पोजिशन लिमिट को 1 करोड़ तक बढ़ाएं। और बहुत लोगों की उम्मीद ये थी कि जो 50 लाख का कॉम्पोजिशन लिमिट था वो काफ़ी हद तक कम था। इसमें अब ध्यान ये रखना है कि एक्साइज के तहत एग्जेम्पशन लिमिट ही 1.5 करोड़ रुपए का था, तो अभी एग्जेम्पशन लिमिट तो कम हो गया है। एक्साइज वालों को भी अभी 20 लाख से अबव में रजिस्टर करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स का जो थ्रेशोल्ड था वो 10 लाख का था। वीएटी का जो थ्रेशोल्ड था वो भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिमिट्स थी, पर कुछ स्टेट्स में वीएटी का जो थ्रेशोल्ड था वो भी 40 लाख था। तो अच्छा, ये सारी जो रेट्स जो फिक्स की गई हैं, ये फिक्स की गई थी काफी साल पहले, और इसमें किसी ने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से अगर ये रेट 1 करोड़ तक चली जाती तो ये बहुत वेलकम साइन रहती कि स्मॉल बिजनेसेस को जीएसटी के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छी बात यह है कि सरकार इसके ऊपर रिजिड नहीं रहा है कि 50 लाख जब हमने तय कर दिया है वही 50 लाख ही रहेगा, और 75 लाख को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अभी 75 लाख का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख महीने का। 6 लाख महीने का मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड साइज जो बिजनेसेस हैं या ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके हिसाब से ये काफी रहेगा। उससे जो ज्यादा वाले हैं उनको अभी रजिस्टर करना ही पड़ेगा और जीएसटी के दायरे में आना ही पड़ेगा, उनके पास अगर कोई चॉइस नहीं रहा अभी। चलिए, लेकिन ये एक थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पर इस कदम को देख लेते हैं। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा अब सामने आएगा अगली बैठक, क्योंकि उसके एजेंडे में ये भी टॉप पर है कोहली साहब, वो है ई-वे बिल लागू करने का। क्या अभी हम इसके लिए तैयार है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो लोग हैं इसे लेकर थोड़े आशंकित भी हैं, क्या होगा इसका? थोड़े नहीं विपिन, काफी आशंकित हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और जो सारा जो लॉजिस्टिक चेन है, जो डिस्पैचर्स हैं, रिसीवर्स हैं और बीच में ट्रांसपोर्टर्स है, तीनों ही जो कड़ी होती है, इस पूरे कड़ी जोड़ती है जो लॉजिस्टिक को, तीनों की तीनों इसको लेके चिंतित हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि जो एसएमएस से भी आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के सामने ये बात आई काउंसिल के सामने कि साहब रात को 12 बजे अगर किसी को सामान भेजना पड़ता है तो दूसरा जहां भेजना पड़ता है वहां अगले दिन पहुंचेगा, और अगले दिन वो साहब अभी सो रहे हैं, तो ई-वे बिल का तो नियम यह है कि आप उसको जनरेट करें, करने वाला उसको रिसीव करे, तब वो ई-वे बिल जनरेट होता है। सरकार ने इसको एसएमएस से भी अलाउ कर दिया। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो आने वाली है विपिन, वो वैलिडिटी की आने वाली है कि जब आप ई-वे बिल जनरेट करते हैं
तो अगर 100 किलोमीटर के अंदर वो डिस्टेंस है तो वो 1 दिन वैलिड रहता है, 100 से 300 किलोमीटर है तो वो 3 दिन वैलिड रहता है, 300 से 500 है तो वो 5 दिन वैलिड रहता है। और हमारे देश में जो ट्रकों की और जो मालवाहक है उनकी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो रास्ते में खराब हो जाते हैं, ड्राइवर कहीं साहब रात को सो गए, अब उनका जो टाइम था वो लैप्स हो गया, तो ई वे बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, तो उसमें वो फिर दोबारा से उसको जनरेट करना पड़ेगा। ये भी एक समस्या जो कि आएगी जब पता लगेगा कि सामान टाइम पे नहीं पहुंचा है अभी तक। दूसरा, ई वे बिल को विपिन चेक कैसे किया जाएगा, अभी ये पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। शुरू में ये आया था कि फ्लाइंग स्क्वाड होंगे या जो इसको चेक करेंगे। देखिए, जब आपको ई वे बिल साथ लेके चल रहे हैं, जब ड्राइवर ट्रक का या जो भी टीम है वो लेके चल रही है, तो उसको चेक करने वाला कोई होगा तभी ले जाने का फायदा है। अगर कोई चेक ही नहीं कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिन चेक पोस्ट को हम हटाने की बात कर रहे थे, जिस सीमलेस लॉजिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे, सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री की बात कर रहे थे, तो क्या ये ई वे बिल फिर से किसी ना किसी प्रकार से एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन जाएगा? क्या फ्लाइंग स्क्वाड की चेकिंग बढ़ जाएगी? क्या ट्रकों को चलते हुए रास्ते में रोका जाएगा? किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? किस तरीके से इस पे कंट्रोल रखा जाएगा? किस तरीके से इसकी एनफोर्समेंट की जाएगी? ये अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अगर इस पे स्पष्टता सरकार जल्दी दे तो बेहतर है, वरना मेरी आज कोई ट्रेड एसोसिएशन से विपिन बात हुई थी जी, उन्होंने इस पे बहुत ही चिंता व्यक्त करी है कि साहब चेक पोस्ट तो आपने हटा दी, पर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जनरेट होगा वो खड़ा कर दिया। इसको लेके जो व्यापारी वर्ग है वो वाकई में बहुत चिंतित है। राइट, चलिए, तो ई वे बिल, क्योंकि केंद्र भी कहते हैं कि इसे टालना चाह रहा है, जो सूत्र बताते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं जो लागू करना चाहते हैं, तो कुछ को आशंका है कि इससे उनकी जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उस पर इंपैक्ट आएगा। मामला भी थोड़ा डिफिकल्ट है और जैसा कोहली साहब बता रहे थे कि कंफ्यूजन है इसे लेकर कि आखिर होगा कैसे, क्या उतना प्रैक्टिकल है, लेकिन ये 18 जून को पता चलेगा। चलिए, हमें यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन और भी कुछ मुद्दे होंगे 18 तारीख की बैठक में, जिसमें एक अहम मुद्दा होगा एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज या उसके जुड़े हुए नियम, वो क्या होंगे और कैसे इंप्लीमेंट होंगे, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जीएसटी से अब बदलने वाली है जिंदगी, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होने वाला है एक देश एक टैक्स का फॉर्मूला, लेकिन लगातार कुछ परिवर्तन और अपडेट इसमें हो रहे हैं, उसी से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। एमएस मणि साहब, शरद कोहली साहब दोनों हमारे साथ बाकी हैं। तो यहाँ पर मणि साहब, अब एक और अहम मुद्दा जो होगा, जो आने वाली बैठक में होगा, वो है एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो फायदा आपको मिलेगा जीएसटी लागू होने से, यानी बिजनेस को मिलेगा, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि नहीं। तो क्या ये सिस्टम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? कैसे सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, कैसे नजर रखेगी? एंटी प्रॉफिटरिंग का जो क्लॉज है, उसमें सरकार ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी के कानून में, सेक्शन 171, और उसके तहत अगर किसी कंपनी की टैक्स की रेट कम हो जाती है या अगर किसी कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा मिलती है तो उसको अपने रेसिपिएंट को पास ऑन करना चाहिए। अब जीएसटी क्योंकि ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक टैक्स है, रेसिपिएंट दूसरा कोई बिजनेस भी हो सकता है या कंज्यूमर भी हो सकता है, पर यह जरूरी है कि वो पास ऑन हो जाए। अब एंटी प्रॉफिटरिंग का जहाँ तक सवाल है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जो डिटेल्ड रूल्स हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं की गई हैं, और जब रूल्स पब्लिश होगी तभी हम समझ सकेंगे कि ये जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इसको किस किस्म से डिसाइड किया जाएगा, एंटी प्रॉफिटरिंग के कानून के तहत कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी, बहुत सारी ऐसी क्लैरिफिकेशंस अभी आनी बाकी हैं। मेरे हिसाब से सरकार शायद ये सोच रही होगी कि उनको एंटी प्रॉफिटरिंग का जो कानून है उसे इंडस्ट्री वाइज इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बिजनेसेस हैं जहां पर अगर किसी ने अपना प्राइस कम नहीं किया, वहां पर दूसरे लोग, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो प्राइस को कम कर देंगे। तो जो बिजनेसेस में कंपटीशन है या जो बिजनेसेस में सप्लाई, बहुत से सप्लायर्स हैं, वहां पर प्राइस फिक्सेशन के ऊपर सरकार को अलग से कोई कदम उठाने की शायद जरूरत नहीं है। वहां पर जो प्राइस जो फिक्स होगी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से फिक्स हो जाएगी बाय द मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड के तहत फिक्स हो जाएगी। शायद कुछ बिजनेसेस हैं जो ओलिगोपॉलिस्टिक कहलाते हैं, जहां पर कम मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं,
तो कुछ बिजनेसेस में शायद ये जरूरी है कि सरकार को प्राइस फिक्सेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून रखना पड़ेगा कि जो टैक्स की रेट में कटौती हुई है वो आखिर कंज्यूमर तक वो पास ऑन हो जाए। पर ये जो रोल है मेरे हिसाब से शायद 20 या 25% केसेस में होगी और आम बेसिस पे नहीं हो पाएगी। अगर ये आम बेसिस पे हो गई तो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का बहुत ज्यादा हैरेसमेंट पोटेंशियल है और बहुत सी न्यूसेंस वैल्यू है। तो इसको, ये जो कानून है जिसकी जो अभी पार्लियामेंट में पास हो चुकी है जी, इस कानून को बहुत सेलेक्टिवली यूज करना चाहिए और इसको हर केस में और हर बिजनेस पे, हर कमोडिटी पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब जीएसटी बदनाम हो जाएगा और लोग यही कहेंगे कि एंटी प्रॉफिटरिंग जो क्लॉज थी उसके हिसाब से जीएसटी काम नहीं कर रही है, जबकि जीएसटी के बाकी सारे कानून, सारे प्रावधान सही काम कर रहे हैं और तकलीफ सिर्फ एक क्लॉज की वजह से है जी। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। वाकई इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ ये भी है कि लोगों को फायदा मिले, दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं लाइसेंस राज जैसी स्थिति हम वापस आते हुए ना देखें, कोई एक अथॉरिटी ऐसी ना सिर पे बैठ जाए जो हर वक्त आपसे सिर्फ सवाल करती रहे और शक की निगाह से देखे। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो शरद जी से भी इस पर टिप्पणी लेंगे और साथ ही लॉटरी का जो एक विषय है उस पर क्या टैक्सेशन, क्या वैल्यू हो, वो सब भी 18 जून को डिस्कस होना है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है जीएसटी से कैसे बदलेगी जिंदगी और इसमें होते लगातार बदलाव में 66 आइटम ऐसे जिन पर रेट को बदल दिया गया है और भी कुछ होगा 18 जून की मीटिंग्स में। तो शरद कोहली साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, जो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लॉज या ये नियम। देखिए विपिन, जो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज है उसमें दो बातें मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा। पहला तो ये कि अरविंद सुब्रमण्यम जी ने बोला था कि इसको सनसेट क्लॉज बनाना चाहिए, उन्होंने एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर सलाह दी थी कि इसको 31, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये क्लॉज चलता रहेगा। दूसरा, इसमें क्योंकि मणि मेरे साथ बने हुए हैं, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस बात को समझते होंगे कि इसको खोद के नहीं, एक ऐसा रतन सरकार का है जो निकालना है, जिसको खोदना बहुत आसान काम नहीं है। अगर आप एंटी प्रॉफिटरिंग के अंदर किसी को लाते भी हैं तो ये एक अकाउंटेंट समझ सकता है इस बात को कि उस प्रॉफिट को निकालना कि ये इस वजह से जो प्रॉफिट मेरा फालतू हुआ कि साहब मैंने रेट पास ऑन नहीं किया, ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। ये कहना आसान है, ऐसी चीज है जिसको करना बहुत कठिन होगा। दूसरा, इंस्पेक्टर राज को ये अवश्य ही बढ़ावा देगा। तो इसलिए एंटी प्रॉफिटरिंग के ऊपर इसीलिए सरकार ने शायद इसको आखिर में छोड़ दिया है कि सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे दिक्कत करने वाला एनफोर्समेंट में क्लॉज लग रहा है। तभी देखिए जो चीजें आखिर में पहुंच गई है ना विपिन, वो इस बात का संकेत कर रही है कि वो कुछ मुश्किल थी, उन पे फैसला करना आसान नहीं था। जी, अब समय बिल्कुल ही मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो लॉटरी का मसला, हालांकि हर राज्य में लॉटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अब उस पर केंद्र चाहती है 28% टैक्स लगा दें, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है, क्या होता दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 28% लॉटरी पे लगने में कोई हर्ज भी नहीं है विपिन। अगर लकी हुए और लॉटरी निकल आई तो 28% क्या 40-50% भी हो तो वो टिकट पे ऊपर खलेगा नहीं। देखिए टैक्स टिकट पे लग रहा है जो है विपिन, उस पे तो टीडीएस वगैरह है जो इनाम निकलेगा। तो टिकट पे अगर लगा भी दिया जाता है 28%, तो इस उम्मीद में कि टिकट निकलेगी। जिस आदमी ने 100 रुपए की टिकट विपिन ली है, अगर वो 128 की भी लेता है और उसकी किस्मत चमक जाती है तो मेरे ख्याल उसको कोई दिक्कत देने में दिक्कत नहीं है। तो 18 हो या 28 हो, दोनों मेरे हिसाब से ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी बातें या सवाल, इनका जवाब हमें 18 तारीख को मिलेगा जब अगली बैठक होगी जीएसटी की। लेकिन फिलहाल सरकार इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है, परिवर्तन कर भी रही है, लचीला रुख अपना रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और उम्मीद हम सबकी यही कि 1 जुलाई से हम देश में एक नया टैक्स स्ट्रक्चर देखेंगे जो इंडस्ट्री और आप सबके फायदे का। फिलहाल आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।